अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि आप मैट्रिक क्लास में जो डिटर्मिनेंट सॉल्व करते रहे हैं, बिलफर्स्ट हमारे पास एक जनरल मैट्रिक्स में लेट कर लेता हूं जिसका आपने डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। तो अगर ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो तो आप इसका डिटर्मिनेंट इस तरह से सॉल्व करते थे कि इस प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया, A11 मल्टीप्लाई बाय A22 माइनस लगाएं सेंटर में, और फिर ये जो सेकेंडरी डायगोनल है इसके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं A12 एंड A21। लेकिन उसी के बाद अगर आपके पास कोई ऐसी मैट्रिक्स आ जाए जिसका ऑर्डर 3 या फिर 3 से ग्रेटर हो, तो फिर ऐसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपने कैसे फाइंड करना है, उसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो इस एक्सरसाइज में एक्चुअली हम यही सीखेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हो 3 इसलिए कि ये एक स्केयर मैट्रिक्स होती है और हम ये कह सकते हैं दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, और 3x3 भी इसको कहा जा सकता है जिसमें 3 रॉस एंड 3 कॉलम्स हों। लेकिन क्योंकि ये इक्वल होते हैं तो हम सिंपली यही बोलते हैं द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 जब ये स्केयर मैट्रिसेस हों। तो इस मैट्रिक्स को लिखें सबसे पहले एक ऐसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जिसमें 3 रॉस एंड 3 कॉलम्स हों। तो जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि आप मैट्रिक क्लास में 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते रहे हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज में 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना हम सीखेंगे। लेकिन इसको फाइंड करने से पहले दो डेफिनेशंस हमने सीखनी है, जिनमें जो पहली डेफिनेशन है हमारी वो है माइनर, एंड जो सेकंड है वो है कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट्स। तो इन डेफिनेशंस को सीखते हैं, उसके बाद हम ये देखेंगे कि 3x3 या 4x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमने किस तरह से सॉल्व करना है। तो पहले इसमें हम देखते हैं कि किसी भी एलिमेंट का माइनर किस तरह से फाइंड किया जाता है। डेफिनेशन में देखें, लिखे लेट अस कंसीडर अ स्केयर मैट्रिक्स ए। कोई भी ए मैट्रिक्स आप देख लें जिसका ऑर्डर है n, और मैंने पहले बताया कि m/n तब नहीं लिखते जब हमारी मैट्रिक्स स्केयर हो। तो हम सिंपली ये बता देते हैं मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, जिस तरह के 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो तो हम उसको कह सकते हैं मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। देन द माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij, जिस तरह मैंने पहले बताया कि माइनर हमेशा किसी एलिमेंट का फाइंड किया जाएगा उस मैट्रिक्स में से, तो वो एलिमेंट कोई भी हो सकता है Aij, और Ij का हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। I उस एलिमेंट की नंबर ऑफ रो को डिनोट करता है और J उस एलिमेंट के नंबर ऑफ कॉलम को डिनोट करता है जहाँ पे वो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा होता है उस मैट्रिक्स में, डिनोटेड बाय Mij। कहते हैं जी उस एलिमेंट का जो आप माइनर फाइंड करेंगे उस माइनर को हम Mij से डिनोट करते हैं। यानी ये बाद में देखते हैं कि ये जो माइनर है Mij ये किस तरह फाइंड करना है। इज द डिटर्मिनेंट, यहाँ पे कहा जा रहा है Mij जो कि आप उस एलिमेंट का माइनर फाइंड करेंगे वो एक डिटर्मिनेंट है फॉर्म्ड बाय, ये इस तरह से बनेगा कि आप उस एलिमेंट की ith रो को डिलीट कर दें उस मैट्रिक्स में से, और उस एलिमेंट का आप jth कॉलम डिलीट कर दें उस मैट्रिक्स में से। तो जो बाकी आपके एलिमेंट्स रह जाएंगे उनका जो आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे होंगे एक्चुअली वो होगा उस एलिमेंट का माइनर। और Ij का मैंने बता दिया है कि ये उस एलिमेंट का ith रो एंड jth कॉलम होता है, ये कुछ भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे एग्जाम्पल से हम सीखते हैं कि ये किस तरह से फाइंड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मैट्रिक्स जनरली मैं यहाँ पे लेट करूँगा, मैट्रिक्स है A11। आप 3 ऑर्डर की एक स्केयर मैट्रिक्स लेट कर लें, और आपको पता है 3 ऑर्डर की स्केयर मैट्रिक्स में 3 रॉस और 3 कॉलम्स होंगे। अब मैं आपसे कहता हूँ जी इस मैट्रिक्स में आप माइनर फाइंड करें 3 2, आपने ये माइनर फाइंड करना है। अब इस माइनर को फाइंड करने के लिए M32 इक्वल होगा, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने करना ये है
कि उस एलिमेंट की ith रो को डिलीट कर दें। यहाँ पे आप देख सकते हैं, डिलीटिंग द ith रो एंड डिलीटिंग द jth कॉलम। उस एलिमेंट का ith रो एंड jth कॉलम डिलीट करना है, यानी इसमें थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम को आपने नहीं लिखना। थर्ड रो यहाँ पे ये बन रही है A31, A32 एंड A33, और इसमें जो सेकंड कॉलम है वो ये वाला बन रहा है A12, A22 एंड A32, और जो थर्ड रो है वो जहाँ पे मैंने एरो लगाया ये बन रहे हैं। इसके अलावा जो एलिमेंट्स हैं वो लिख लें आप, वो रह जाएंगे A11, A21, और ये जो एलिमेंट्स हैं दो A13 और यहाँ पे A23। जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो 2/2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना आपको आता है। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें, A11 मल्टीप्लाई बाय A23, माइनस लगाएं, और फिर आप इन सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दें, A13 मल्टीप्लाई बाय A21। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा दैट इज कॉल्ड द माइनर ऑफ एन एलिमेंट A32। तो ये था माइनर। अब इसकी आप खुद कोई ना कोई एक मैट्रिक्स लें और उसमें से किसी ना किसी एलिमेंट का माइनर फाइंड करके देखें, एग्जांपल्स मौजूद होंगी। अभी हम इसके बाद सीखेंगे कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट। तो हम अभी डेफिनेशन में सीखेंगे कि किसी भी एलिमेंट का जो कोफैक्टर है वो किस तरह से फाइंड किया जाता है। द कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij ऑफ अ स्केयर मैट्रिक्स, किसी भी स्केयर मैट्रिक्स में से किसी एलिमेंट Aij का कोफैक्टर जो है वो कैपिटल Aij से डिनोट किया जाता है। यानी अगर मैट्रिक्स अगर आप B से डिनोट कर रहे हैं तो फिर किसी भी उस मैट्रिक्स में से किसी एलिमेंट का जो कोफैक्टर है वो आप कैपिटल Bij से डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि वो मैट्रिक्स A की बात कर रहे हैं तो हम भी ये कह सकते हैं जी फिर किसी भी एलिमेंट का जो कोफैक्टर है वो कैपिटल Aij है। और Aij का आपको पता है उस एलिमेंट की ith रो एंड jth कॉलम इज डिफाइंड बाय Aij इक्वल है माइनर ऑफ दैट एलिमेंट, यानी जिस तरह ये Mij है ये हम पहले फाइंड करना सीख चुके हैं। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है -1 की पावर में i प्लस जे रख के। उस एलिमेंट की जो ith रो का नंबर है और उस एलिमेंट का जो jth कॉलम है उन दोनों नंबर को ऐड करना है -1 की पावर में रख के, और यहाँ माइनस भी आ सकता है प्लस भी आ सकता है। तो इसको माइनर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी एलिमेंट का कोफैक्टर आ जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कोई एक जनरल मैट्रिक्स लिखता हूँ 3/3 ऑर्डर की, A12, A13, 21, 22 एंड 23, A31, 32 एंड 33। तो मैं आपसे कहता हूँ जी इसमें आपने जो कोफैक्टर है वो 32 फाइंड करना है, जिस तरह कि हमने माइनर में M32 फाइंड किया था। तो अगर आपने A32 फाइंड करना है तो A32 में डेफिनेशन के अकॉर्डिंग -1 की पावर में आप 3 + 2 लिखें, यानी यहाँ पे लिखा है i प्लस जे, जिसमें मैंने बताया कि उस एलिमेंट की ith रो एंड jth कॉलम वो जो है उसी के अकॉर्डिंग। अब आपने यहाँ पे माइनर लिखना है और माइनर में आपको पता है उस एलिमेंट की ith रो एंड jth कॉलम को डिलीट कर देना है। तो A32 में थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम आप नहीं लिखेंगे। तो ये यहाँ पे थर्ड रो है और जहाँ पे मैं एरो लगा रहा हूँ ये इसमें सेकंड कॉलम है। तो आप एलिमेंट लिखेंगे A11, A21, A13 एंड A23। इसको आप सॉल्व कर लें। इसके बाद -1 की पावर में 5 है, A11 मल्टीप्लाई बाय A23 माइनस लगाएं, A13 मल्टीप्लाई बाय A21। अब चूंकि माइनस की पावर में एक ऑड नंबर है तो ये माइनस रहेगा और 1 की पावर में 5 1 आ जाएगा -1, और यहाँ पे जो भी आंसर आए उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें और ये होगा आंसर A32 का। इसी तरह आपने ये जो किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर है वो फाइंड कर लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे ख़ुद से एक एग्ज़ाम्पल ऐड कर लेते हैं, कोई भी एग्ज़ाम्पल
जिसमें हम पहले कोई मैट्रिक्स ए लेट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो मैं आपसे कहता हूँ जी इसमें आप को फैक्टर फाइंड करें A23। तो आपने जब A23 फाइंड करना है तो उसके लिए -1 की पावर में 2 + 3 लिखें, ith रो एंड jth कॉलम को ऐड करें। सेकंड रो जो कि यहाँ आप देख सकते हैं ये सेकंड रो है, और इसमें थर्ड कॉलम, इसको आप नहीं लिखेंगे, बाकी एलिमेंट्स आप लिख लें, 1 2 7 एंड 8, ये वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे। -1 की पावर में आ जाएगा 5, 1 8 आर 8 और 7 2 आर 14, माइनस यहाँ पे 1 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि पावर ऑड है, 8 - 14 -6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आंसर है हमारा 6। लेकिन आपने याद रखना है कि जिस तरह A23 है यहाँ पे लिखा सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम आप डिलीट कर रहे हैं, तो इस तरह हमें ये डायरेक्ट भी कहा जा सकता है कि आप यहाँ जिस तरह ये 7 है तो इस एलिमेंट का को फैक्टर फाइंड करें। तो अगर आपने 7 एलिमेंट का को फैक्टर फाइंड करना है तो इसका जो ith रो एंड jth कॉलम है वो आप देख सकते हैं, ये थर्ड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 3 + 1। मिसाल के तौर पे अब 2 है तो हमें पूछा जाता है जी 2 का को फैक्टर फाइंड करें, तो उसके लिए आप इसकी ith रो एंड jth कॉलम को पहले आइडेंटिफाई करें, जिसमें ये जो 2 एलिमेंट है ये फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, तो इसकी ith रो 1 है और जो jth कॉलम है वो 2 है। तो इस तरह अगर किसी एलिमेंट का भी कहा जाए तो वो भी आप फाइंड कर सकते हैं, और अगर डायरेक्ट ये कहा जाता है तो भी आप इसी मेथड से फाइंड करें। तो अभी हम सॉल्व करना सीखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, जिसमें एग्जांपल नंबर 4 गिवन है और उसमें एक मैट्रिक्स ए गिवन है जिसका हमने डिटर्मिनेंट इवेलुएट करना है, यानी डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो जो हम मेथड अप्लाई करेंगे ये ऑर्डर 3 की मैट्रिसेस या ऑर्डर 3 से हायर मैट्रिसेस के ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है उन तमाम पे अप्लाई होता है। तो हमें एक्सपेंड करने के लिए फर्स्ट रो, सेकंड रो या फिर थर्ड रो से एक्सपेंड करना होगा, या फिर फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम, यूँ कह लें किसी एक कॉलम या किसी एक रो से हमने एक्सपेंड करना है। तो जिससे मर्जी हम करेंगे लेकिन आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तमाम के साथ जो आंसर है वो सेम आता है। तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे रो 1 की हेल्प से। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एक्सपेंड फ्रॉम रो 1। एक्सपेंड आपने कुछ इस तरह से करना है, जो रो 1 से क्योंकि आप एक्सपेंड कर रहे हैं तो रो 1 के ही तीनों एलिमेंट्स की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका को फैक्टर सबसे पहले आप लिखें, -1 की पावर में इस एलिमेंट की ith रो एंड jth कॉलम का नंबर लिखें, यानी कि यहाँ पे 1 और +1 आ जाएगा। अब को फैक्टर में चूँकि एलिमेंट हम नहीं थे लिखते, बस साथ में डिटर्मिनेंट लिखते थे, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंड करने के दौरान वो एलिमेंट भी हम साथ लिखेंगे, यानी एलिमेंट आ जाएगा 1। बाकी इसमें मेथड वही है, इस एलिमेंट की ith रो जो कि 1 है, इस एलिमेंट का jth कॉलम जो कि 1 है वो डिलीट कर दें। इसको यूँ भी कहा जा सकता है उसके बराबर में रो डिलीट कर दें, उसके बराबर में कॉलम डिलीट कर दें। तो ये एलिमेंट रहेंगे 3 1 -3 एंड 2। फिर सेकंड एलिमेंट का जो jth कॉलम एंड ith रो है वो आप इसकी पार में लिखें। सेकंड एलिमेंट -2 है, इसकी ith रो 1 है, यानी ये फर्स्ट रो में है, और इसका jth कॉलम 2 है। ये एलिमेंट आप एज इट इज़ लिख दें। अब इस एलिमेंट की ith रो एंड jth कॉलम को डिलीट करें, -2 1 4 एंड 2 एज इट इज़ लिख लें, प्लस -1 की पावर में अब ये जो 3 है इस एलिमेंट की ith रो एंड jth कॉलम को डिलीट करें, 1 + 3 और ये एलिमेंट एज इट इज़ साथ लिख दें। अब इस एलिमेंट के बराबर में रो डिलीट कर दें, बराबर में कॉलम डिलीट कर दें, जिसको हम ये कह रहे हैं इस एलिमेंट की ith रो एंड jth कॉलम नहीं लिखना हमने। -2 3 4 -3,
इसी तरह आप किसी भी कॉलम या रो की हेल्प से इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं, तमाम से आंसर सेम आएगा। -1 की पावर में चूंकि 1 + 1 है तो आप इसको 2 लिख लें, 1 एज इट इज़ है, 3 2s आर 6। अब आपको पता है 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सॉल्व करें तो सेंटर में माइनस आता है, -3 × 1 -3, यानी प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई किया, सेंटर में माइनस लिखा और फिर सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस -1 की पावर में 3, -2, -2 × 2 -4 और 4 × 1 4 होगा, माइनस सेंटर में जिस तरह आप 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं वो वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे -1 की पावर में 4, 3 एज इट इज़ है, -2 -3 6 होगा, माइनस लगाएं और 4 3s आर 12 लिख लें। अब चूंकि माइनस की पावर में अगर इवन नंबर हो तो माइनस प्लस में चेंज हो जाता है और इस एलिमेंट की पावर को सॉल्व करके हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब माइनस चूंकि इवन की वजह से ख़त्म हो जाएगा और 1 की पावर 2 1 ही रहेगा, 1 × 1 और 6 + 3 होगा, ये माइनस माइनस प्लस। अगेन माइनस की पावर में क्योंकि एक और नंबर है तो ये माइनस आ जाएगा और 1 की पावर क्यूब 1 लिख लें, -2 -4 -8 प्लस अगेन माइनस की पावर में एक इवन नंबर है तो ये माइनस रहेगा, सॉरी इवन की वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा और 1 की पावर 4 1 ही आएगा, × 3 एंड 6 - 12 -6। 1 × 1 1 होगा और 6 + 3 9, 9 मल्टीप्लाई इन तमाम नंबर से 9 ही आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस, 8 2s आर 16, अगेन प्लस प्लस तो प्लस ही होगा, अगेन माइनस से मल्टीप्लाई हो गए ये माइनस होगा, 6 3s आर 18। अब -16 एंड -18 को आप ऐड करेंगे तो ये होगा -34 और -34 में से 9 प्लस करेंगे तो इसका आंसर आएगा -25, जो कि इस डिटर्मिनेंट का आंसर है। अच्छा, इसमें बाज़ कात हम ये जो -1 की पावर में उस एलिमेंट की ith रो और jth कॉलम को ऐड करते हैं, ये हम डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट के ऑर्डर में आएगा वो प्लस हो जाएगा, फिर सेकंड एलिमेंट के ज़रिए जो साइन आएगा वो नेगेटिव होगा और थर्ड एलिमेंट के ज़रिए फिर पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस माइनस एंड प्लस। तो इस तरह आप डायरेक्ट भी इसको देख सकते हैं। ओके, अभी हम डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे जो कि 4.2 में जो मौजूद क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में एक तो हेल्पफुल होंगी और दूसरा ये MCQs में आ सकती हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जिनमें पहली प्रॉपर्टी है फॉर अ स्केयर मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करें आप और A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो दोनों का आंसर सेम आता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आपने याद रखना है। इसमें ये कहा जा रहा है एग्जाम्पल के तौर पे कि हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है A 1 2 3 एंड 4। अगर आप इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करें 1 × 4 4, 3 × 2 -6, जो कि आंसर आ जाएगा -2। अब इसी तरह पहले इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड कर लें जो कि होगा 1 and 2 3 and 4, यानी आपने रोज को कॉलम में चेंज कर दिया और कॉलम इंटरचेंज हो गए हैं रोज में। जब आप इस A ट्रांसपोज मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो 1 × 4 4, 2 3s आर 6, अगेन आंसर जो है वो -2 है। तो देखें A मैट्रिक्स का आंसर भी -2 है, जब आपने उसका ट्रांसपोज करके आंसर फाइंड किया उस मैट्रिक्स का तो अगेन आंसर -2 है। तो यही इस प्रॉपर्टी में एक्चुअली हमें बताया जा रहा है कि A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करें चाहे A ट्रांसपोज मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो दोनों केसेस में आंसर सेम आता है। और ये प्रॉपर्टी हर ऑर्डर की यानी मैट्रिक्स पे एग्जिस्ट करती है, यानी 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट फाइंड करें चाहे 3/3 का चाहे 4/4 का, तमाम पे ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी।
अब जो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है, इसमें लिखा है इफ़ इन अ स्केयर मैट्रिक्स ए, कोई ए मैट्रिक्स है, उसमें आप दो रोज को या फिर दो कॉलम्स को जब इंटरचेंज करेंगे, द डिटर्मिनेंट ऑफ अ रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो इसमें एक्चुअली ये कहा जा रहा है कि अगर किसी मैट्रिक्स की दो रोज या दो कॉलम्स को आप आपस में इंटरचेंज करें तो डिटर्मिनेंट के बाहर साइन माइनस आ जाएगा। तो इसको भी हम एक जनरल मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं, बिलफर्ज उसका डिटर्मिनेंट A11, A12 एंड 13, 21, 22, 23। ये जनरल एलिमेंट्स मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आपने याद रखना है एलिमेंट्स कोई से भी हो सकते हैं जिस मैट्रिक्स पे ये हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो बिलफर्स मैं यहाँ पे आपसे ये कहता हूँ जी, आप R1 को इंटरचेंज कर दें R2 के साथ, तो जो आपका आंसर आएगा उसमें रो 1 को रो 2 से रिप्लेस कर दें और सेकंड के A11, A12 एंड A13, और जो थर्ड रो है ये एज इट इज़ रहेगी A31, A32 एंड A33। जब आपने रो 1 को रो 2 से इंटरचेंज किया है तो यहाँ पे बाहर माइनस आ जाएगा। तो इसको आप कह सकते हैं ए का जो डिटर्मिनेंट है इस मैट्रिक्स का ये बन गया माइनस ए मैट्रिक्स। तो ये इसमें एक्चुअली कन्वर्ट हो गया। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी भी आपने इस तरह से समझ लेनी है। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप कोशिश करें कि फर्स्ट रो को थर्ड रो से डायरेक्ट इंटरचेंज ना करें और ना ही फर्स्ट कॉलम को थर्ड कॉलम से इंटरचेंज डायरेक्ट करें। अगर आप फर्स्ट कॉलम को थर्ड कॉलम की जगह लेके जाना चाहते हैं तो आप पहले फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम से इंटरचेंज करें और फिर सेकंड को थर्ड से कर दें। तो जितनी दफ़ा आप इंटरचेंज करेंगे उतनी बार बाहर माइनस आएगा। जिस तरह आपने पहली दफ़ा इंटरचेंज किया तो बाहर माइनस आ जाएगा, फिर इंटरचेंज करेंगे तो फिर माइनस आ जाएगा, तो दोनों माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएंगे। तो इसमें थर्ड प्रॉपर्टी है इफ़ अ स्केयर मैट्रिक्स ए हैज़ टू आइडेंटिकल रोज और टू आइडेंटिकल कॉलम्स, देन मैट्रिक्स ए का जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो के इक्वल होगा। इसमें भी हम स्टूडेंट्स एक एग्जांपल के साथ इसको सीखते हैं कि किस तरह से जब दो रोज और दो कॉलम्स आइडेंटिकल हों तो डिटर्मिनेंट का आंसर ज़ीरो आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक डिटर्मिनेंट हमारे पास है 1 2 3, 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो कॉलम 1 एंड कॉलम 2 जो हैं ये दोनों आइडेंटिकल हैं। तो आइडेंटिकल होने का ये मतलब नहीं कि यहाँ पे 1 1 1 हो और सेकंड कॉलम में भी 1 1 1 या इधर 2 2 एंड 2 और इधर 2 2। हर एलिमेंट दूसरे कॉलम में अपने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल हो। अगर फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो सेकंड में भी 1 है, इधर ये एलिमेंट 2 है तो यहाँ पे सेकंड कॉलम में भी 2 है, थर्ड एलिमेंट 3 है तो सेकंड कॉलम का भी थर्ड एलिमेंट 3 है। तो आइडेंटिकल होने का ये मतलब होगा। अगर ये ऐसा है तो आप रीज़न बता के डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो के इक्वल होगा। और ये रिजल्ट्स इन मैट्रिसेस को एक्सपेंड करने के बाद बनाए जाते हैं, यूँ कह लें ये डिडक्शंस हैं। तो इनको आप याद रख सकते हैं कि जब भी किसी मैट्रिक्स के दो कॉलम या दो रोज आइडेंटिकल हों तो उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो के इक्वल होगा। अभी इसमें जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो देखें, इफ़ ऑल द एंट्रीज ऑफ अ रो आर अ कॉलम, यानी किसी एक रो में, वो कोई भी हो सकती है, या किसी एक कॉलम में, और ये कॉलम भी कोई भी हो सकता है, ऑफ अ स्केयर मैट्रिक्स ए आर ज़ीरो, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में अगर तमाम एंट्रीज उस रो की या उस कॉलम की ज़ीरो हैं तो भी जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है उसका आंसर ज़ीरो होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर इसी मैट्रिक्स को या फिर हम किसी और एग्ज़ाम्पल को यहाँ पे लिख लेते हैं। बिलफर्ज हमारे पास एक मैट्रिक्स है 0 0 0 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आप यहाँ पे अगर गौर करें तो जो पहली रो है, पहली रो के तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हैं, ये तमाम एंट्रीज इनको आप कह सकते हैं ये ज़ीरो हैं। लिहाजा आप ये बता सकते हैं बिकॉज ऑल द एंट्रीज इन रो 1 इक्वल टू 0 सो द डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। अगर आप इस
मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करें तो भी आंसर इसको ज़ीरो आता है, बल्कि ये उसी की डिडक्शन है ये प्रॉपर्टी कि जब किसी मैट्रिक्स में तमाम एंट्रीज किसी रो की या कॉलम की ज़ीरो हों तो वो जो डिटर्मिनेंट है उस मैट्रिक्स का वो ज़ीरो होगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट्स की, इफ़ द एंट्रीज ऑफ अ रो आर अ कॉलम इन अ स्केयर मैट्रिक्स ए। स्केयर मैट्रिक्स इसलिए ये बार बार लिखा जा रहा है, मैंने बताया था कि डिटर्मिनेंट सिर्फ स्केयर मैट्रिसेस के ही फाइंड किए जाते हैं। आर मल्टीप्लाइड बाय अ के, कह रहे हैं किसी मैट्रिक्स की कोई एक रो या कॉलम किसी स्केलर नंबर्स के साथ अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स, उसको के मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हम इस प्रॉपर्टी को भी एग्जाम्पल की हेल्प से सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई एक डिटर्मिनेंट है और इसकी जो एंट्रीज हैं वो होंगी 3, 6, 9, 1, 7, 8, 11, 1 एंड 2। ये खुद से मैंने कोई भी डिटर्मिनेंट लिख लिया। अब अगर आप नोट करें तो जो फर्स्ट रो है इस पूरी रो में कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन किया जा सकता है। तो एक्चुअली तो ये पहले मल्टीप्लाइड है ना, यानी मल्टीप्लाइड से मुराद कि जो पहला एलिमेंट है उसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और इधर 3 मल्टीप्लाई बाय 3। बाकी एलिमेंट्स बिल्कुल आप उसी तरह लिख लें 11, 1 एंड 2। तो यहाँ पे भी तो यही बताया गया है कि किसी रो या कॉलम की जो तमाम एंट्रीज हैं अगर वो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उसको आप मैट्रिक्स को इस तरह लिख सकते हैं, यानी मैट्रिक्स ए एज इट इज़ रहेगी उसका डिटर्मिनेंट और बाहर आप के को कॉमन कर लें। तो अब आप इस मैट्रिक्स में से 3 जब कॉमन करेंगे तो ये 1, 2 और 3 एंट्रीज रिमेनिंग रहेंगी इसमें 1, 7 एंड 8, 11, 1 एंड 2। तो यही वो बताया जा रहा है कि ये जो 3 है ये एक्चुअली के है, ये कोई भी हो सकता है, ये नेगेटिव नंबर हो सकता है, ये पॉजिटिव नंबर हो सकता है। तो जब आप किसी एक रो या किसी एक कॉलम से एलिमेंट कॉमन करें तो वो डिटर्मिनेंट के बिल्कुल कोएफिशिएंट में आ जाएगा, आप उसको कॉमन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि जब मैट्रिसेस के अंदर एलिमेंट इस तरह हो तो तमाम एलिमेंट्स के साथ अगर एलिमेंट सेम हो तो हम कॉमन करते हैं, या फिर अगर स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी में ये पढ़ा था कि वो एलिमेंट जिस तरह यहाँ पे अगर के हमने मल्टीप्लाई करना है, इसी 3 को तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट के अंदर नहीं कर सकते, लेकिन मैट्रिक्स अगर ये मैट्रिक्स होती तो फिर हम इस 3 को मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते थे। तो चूंकि ये डिटर्मिनेंट है तो डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या कॉलम से हम कॉमन कर सकते हैं, इवन के जब हम इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस डिटर्मिनेंट के साथ तो ये किसी पर्टिकुलर रो या किसी पर्टिकुलर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो स्टूडेंट्स इसकी 6th प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट्स की जो हम प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं। इफ़ ईच एंट्री ऑफ अ रो, यानी किसी भी रो की जितनी भी एंट्रीज हैं वो, या फिर उस रो में किसी भी कॉलम की कोई एंट्री ऑफ अ स्केयर मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ 2 टर्म्स, देन इट्स डिटर्मिनेंट कैन बी रिटन एज द सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स। तो यहाँ पे एग्जांपल गिवन है, हम इस एग्जांपल से सीखते हैं। जिस तरह देखें कॉलम 1 2 एंट्रीज पे डिपेंड कर रहा है, A11 है, फिर B11 जिसको A11 एंड B11 हम कह रहे हैं। फिर कॉलम 1 का सेकंड एलिमेंट जो है ये भी 2 एंट्रीज पे मुश्तमिल है और जो इसका थर्ड एलिमेंट है उसमें भी 2 एंट्रीज हैं। तो वो कह रहे हैं अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर किसी कॉलम या रोज में 2 एंट्रीज हों तो उनको आप उस डिटर्मिनेंट को कुछ इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। यानी देखें सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम दोनों मैट्रिसेस में एज इट इज़ है, ये यहाँ पे भी एज इट इज़ है और इधर भी एज इट इज़ है। लेकिन ये जो 2 एंट्रीज थी पहले डिटर्मिनेंट में उसकी फर्स्ट एंट्री आ गई है कॉलम 1 की, और जो सेकंड डिटर्मिनेंट है उसमें कॉलम 1 की जो सेकंड एंट्री है वो आ गई है। तो यही इसमें बताया जा रहा है कि अगर कोई एक रो या कोई एक कॉलम 2 एंट्रीज पे मुश्तमिल है, वो 2 एंट्रीज पे कंसिस्ट कर रहा है, तो आप उनको 2 डिटर्मिनेंट्स में लिख सकते हैं। पहले डिटर्मिनेंट में उस कॉलम की या उस रो की फर्स्ट एंट्री आ जाएगी
और सेकंड डिटर्मिनेंट में उस कॉलम की सेकंड एंट्री आ जाएगी, और जो रेस्ट ऑफ द कॉलम या रेस्ट ऑफ द रोज हैं वो एज इट इज आ जाएंगी। सेवंथ प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट्स की, इफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय अ नॉन जीरो स्केलर नंबर k and the result is added to the corresponding entries of an other row। यहाँ तक मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ कि इस प्रॉपर्टी में ये कहा जा रहा है कि किसी रो को या फिर किसी कॉलम को, बिलफर्स हम रो की बात करते हैं, आपने किसी रो को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्टिंग रो बन गई उसको आपने किसी दूसरी रो में ऐड कर दिया। अब अगर दोबारा उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें तो वैल्यू फिर भी वही रहेगी, वैल्यू चेंज नहीं होगी। जिस तरह यहाँ पे लिखा है द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज। इसको हम एक एग्जांपल से सीखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डिटर्मिनेंट ए गिवन है जिसको आप यूँ कह लें 1 2 3 4 5 एंड 6। बड़ी सिंपल सी एग्जांपल मैंने लेट कर ली ताकि इसकी हमें समझ आ सके। मैं आपसे कहता हूँ जी आप फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो जब डिटर्मिनेंट के अंदर किसी रो को आप मल्टीप्लाई किसी स्केलर से करना चाहें तो बाहर आप डिवाइड कर दें, तो ये आएगा 2 2 2 आर 4 एंड 2 3 आर 6, 4 5 6 7 8 एंड 9। यहाँ पे आपने याद रखना है कि ये डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स नहीं। मैट्रिक्स के अंदर जब आप किसी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन डिटर्मिनेंट में किसी खास रो या किसी खास कॉलम से, जिस तरह यहाँ पे मैंने लिखा था R1 को 2 से मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं। अब अगर ये 1/2 एज इट इज़ है और यहाँ पे मैं आपसे ये कहूँ कि रो 1 को रो 2 में ऐड कर दें या रो 2 में रो 1 ऐड कर दें, बिलफर्ज यहाँ पे हम कहते हैं जी रो 1 प्लस रो 3, बेशक आप ऐड कर लें, रो 3 ऐड कर लेते हैं जी, 2 + 7, तो 2 7 में ऐड होगा। यहाँ पे लिखा था कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, यानी फर्स्ट एंट्री फर्स्ट में ऐड होगी जो भी आप ऐड कर रहे हैं। 2 + 7 9, 4 + 8 12, 6 + 9 ये होगा हमारे पास 15, 4 5 6 7 8 एंड 9। सेकेंड रो और थर्ड रो एज इट इज़ रहेगी। आपने फर्स्ट रो में थर्ड रो ऐड की और ऐड करने का मेथड ये था, फर्स्ट एंट्री में फर्स्ट एंट्री, सेकंड में सेकंड एंड थर्ड में थर्ड। अब अगर आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें और इसका आंसर फाइंड करें, लेट्स सपोज के इसका आंसर अभी क्योंकि मैंने सॉल्व नहीं किया, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, मैं उसको ए कह देता हूँ, इसका आंसर ए आ रहा है। लेकिन अगर आप ये सारे ऑपरेशन किए बगैर इस डिटर्मिनेंट का जो आंसर फाइंड कर रहे हैं वो भी ए ही होगा, आप ये चेक कर सकते हैं। आप ऐसा करें, इस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करें और फिर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें और उसको 2 पे डिवाइड करें, तो आंसर दोबारा वही आएगा जो इनिशियल डिटर्मिनेंट कहा था। तो इस प्रॉपर्टी में हमें ये बताया जा रहा है। ओके जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 8 जिसमें लिखा है इफ़ अ मैट्रिक्स इज अ ट्राईएंगुलर फॉर्म। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी आपने ट्राईएंगुलर फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स नहीं पढ़ी, ये 4.2 के बाद जो हमारे कंसेप्ट्स हैं उनमें हम इसको देखेंगे।